हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में ओरिजिन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड मैंने आपको कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दी थी। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ये टॉपिक क्यों चुना। यूपीएससी के ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स में इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 12th के सिलेबस में भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहां पर देख रहे होंगे मैंने एक कोड लिखा हुआ है GNPTSI। यहां पर इतनी सारी हाइपोथेसिस लिखी है, क्या एक ही समय में आप कई सारी हाइपोथेसिस के नाम याद रख सकते हैं? तो इसको याद करने का मैं एक बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताती हूं। G फॉर गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट, यानी कि कांट की गैसीय परिकल्पना। N फॉर नेबुला हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास, यानी कि लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। P फॉर प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ टीसी चैम्बरलिन एंड मोल्टन, यानी कि टीसी चैम्बरलिन एंड मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। T फॉर टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स। S फॉर सुपरनोवा हाइपोथेसिस ऑफ हायल एंड I फॉर इंटरस्टेलर डस्ट कॉन्सेप्ट। तो ये तो थी सारी हाइपोथेसिस के नाम। तो एक सिंगल वीडियो में मैं आपको इतनी सारी परिकल्पनाओं के बारे में तो नहीं पढ़ा सकती, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू की कुछ परिकल्पनाओं के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। पहली है गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट। कांट एक जर्मन फिलोसोफर थे जिन्होंने 1755 में अपनी बुक द एसे ऑफ द वर्किंग एंड मैकेनिकल ओरिजिन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स में इस हाइपोथेसिस के बारे में बताया। कांट की यह हाइपोथेसिस न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ और रोटेटरी स्पीड के साउंड प्रिंसिपल पर बेस्ड थी। शुरुआत में इसको विश्व स्तर पर सराहना भी मिली एंड कॉस्मोजेनी में एक अलग स्थान मिला। उनकी इस परिकल्पना के अनुसार सुपरनेचुरली क्रिएटेड ब्रह्मांड में एक प्रिमोर्डियल, यानी कि एक मौलिक मैटर रहा होगा। ये आदिम पदार्थ, ये यानी कि प्रिमेबल मैटर ब्रह्मांड में फैला होगा। इसमें छोटे कठोर और सॉलिड पार्टिकल्स होंगे और जिसको हम, इस पूरे पदार्थ को हम आज हम इसको नेबुला कहते हैं। बाद में ये पार्टिकल्स आपस में टकराने लगे होंगे। टकराने से इनमें गर्मी पैदा हुई होगी, जिससे इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा होगा। टेम्परेचर बढ़ने से नेबुला में रैंडम मोशन शुरू हो गया होगा और इसकी एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि घूमने की स्पीड भी बढ़ गई होगी और फाइनली एक मोशनलेस क्लाउड प्रिमोर्डियल मैटर एक हॉट गैसियस नेबुला में बदल गया। इसका सेंटर, यानी कि हमारे आज का सूर्य से शुरू होकर हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी ग्रह तक था। चूंकि टेम्परेचर बढ़ा तो गैसियस पार्टिकल्स सॉलिड हो गए। कांट ने बताया कि नेबुला का टेम्परेचर बढ़ने से उसका साइज बढ़ गया। साइज बढ़ने से उसकी रोटेटरी स्पीड, यानी कि घूमने की गति लगातार बढ़ने लगी, जिससे उसके सेंटर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न हुआ और इसके चलते एक रिंग टूटकर बाहर आया। ये प्रोसेस 9 बार दोहराया गया और फाइनली हमारे आज के प्लेनेट बने। तो ये तो थी, मैंने शॉर्ट रूप में आपको कांट की ये हाइपोथेसिस बताई। इनकी ये हाइपोथेसिस इतनी मान्य थी, बट इसके बाद भी इसमें कुछ कमियां थी। तो मैं आपको उसके बारे में बताती हूं। चूंकि कांट की ये हाइपोथेसिस न्यूटन की ग्रेविटेशनल लॉ और रोटेटरी स्पीड के साउंड प्रिंसिपल पर बेस्ड थी, इन्होंने काफी हद तक पृथ्वी की उत्पत्ति की रिडल को सॉल्व करने का बहुत प्रयास किया, बट इसके बाद भी इसमें कुछ कमियां थी।
तो क्या थी वो कमियां, मैं बताती हूँ आपको। पहला था, जो एक आदिम पदार्थ था, प्रिमेबल मैटर था, वो ब्रह्मांड में फैला हुआ था, वो कहां से आया उसके किसी सोर्स के बारे में नहीं बताया। दूसरा था, जो सोर्स ऑफ एनर्जी थी जिसके कारण पार्टिकल्स में रैंडम मोशन शुरू हुआ, उसके बारे में नहीं बताया। इसके बाद पार्टिकल्स जब आपस में टकराते हैं तो उनमें मोशन शुरू नहीं हो सकता, वो घूम नहीं सकते। और आखिरी पॉइंट है, कांट ने बताया कि नेबुला की रोटेटरी स्पीड बढ़ने से उसका साइज भी बढ़ गया, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के खिलाफ है। यानी कि आप देखेंगे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, यदि वह उस पर अगर आप कोई बाहरी बल यानी कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वह मूव नहीं कर सकती। तो उन्होंने ऐसे किसी बल के बारे में भी नहीं बताया। इतनी सारी कमियां होने के बाद भी कांट पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस टॉपिक से रिलेटेड अपनी हाइपोथेसिस दी। नेक्स्ट हाइपोथेसिस आती है नेबुला हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। लाप्लास एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 1796 में अपनी बुक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में इस हाइपोथेसिस के बारे में बताया। उनकी ये हाइपोथेसिस कांट की हाइपोथेसिस का एक मॉडिफाइड वर्जन थी, यानी कि लाप्लास ने अपनी हाइपोथेसिस के द्वारा कांट की हाइपोथेसिस में जो भी कमियां थी उसे दूर करने का प्रयास किया। उनकी इस परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड में कहीं ह्यूज लार्ज साइज की एक गैसियस फॉर्म में हीट से भरी हुई एक नेबुला थी जो कि अपने एक्सिस पर घूम रही थी। बाद में रेडिएशन प्रोसेस के चलते उसकी आउटर लेयर लगातार ठंडी हो रही थी। कॉन्ट्रैक्शन ऑन कूलिंग के चलते, यानी कि ठंडा होने से और सिकुड़ने से उसका साइज भी घटने लगा। साइज घटने से उसका वॉल्यूम भी घटने लगा, जिससे कि उसकी घूमने की गति यानी कि रोटेटरी स्पीड भी बढ़ गई। रोटेटरी स्पीड बढ़ने से नेबुला बहुत तेज स्पिन करने लगी, जिससे कि उसने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को उत्पन्न किया और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होने से सेंट्रीपिटल फोर्स को भी बढ़ा दिया। चूंकि नेबुला की आउटर लेयर लगातार ठंडी हो रही थी, तो कंडेंस होने से उसमें से उसकी आउटर लेयर से एक रिंग बाहर निकलकर आया। अब एक पॉइंट ध्यान देने योग्य है, कांट ने बताया कि एक पार्ट से, एक नेबुला से कई सारे रिंग बाहर निकले, 9 रिंग बाहर निकले और उससे 9 प्लैनेट्स बने। लेकिन लाप्लास ने बताया कि एक ओरिजिनल रिंग बाहर निकला और वही 9 भागों में डिवाइड हुआ और अलग अलग मूव करने लगे, जिससे कि हमारे आज के प्लैनेट्स बने। और नेबुला का जो केंद्र था वो हमारा आज का सन हुआ और इस तरीके से हमारी पृथ्वी और हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। उनकी ये परिकल्पना 150 इयर्स तक मान्य रही, क्योंकि ये बहुत ही साधारण सिंपल वर्ड्स में उन्होंने एक्सप्लेन की थी, लेकिन इसके बाद भी उसमें कुछ कमियां थी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या क्या कमियां थी। पहली तो ये थी कि उन्होंने बताया एक बहुत ही लार्ज ह्यूज गैसियस फॉर्म में एक नेबुला रही होगी, बट वो नेबुला आई कहां से और उसकी ना ही किसी मोशन और स्पीड के बारे में बताया उन्होंने। दूसरा था कि कैसे किसी एक पर्टिकुलर इरेग्युलर रिंग से 9 प्लैनेट्स बन सकते हैं। डायनेमिक थ्योरी के अनुसार एक रिंग कई भागों में टूट सकता है, तो ये भी मान्यता के अपोजिट है। तीसरा पॉइंट आता है लिक्विड स्टेट, यानी कि हम ऐसा मानते हैं कि नेबुला से अगर सारे ग्रह बने हुए हैं तो इनिशियली वो एक लिक्विड स्टेट में होने चाहिए। लिक्विड स्टेट में अगर होंगे तो वो ना ही घूम सकते हैं और ना ही सूर्य का
चक्कर लगा सकते हैं, क्योंकि किसी लिक्विड स्टेट की डिफरेंट लेयर्स की घूमने की गति अलग अलग होती है। केवल एक सॉलिड मैटर ही एक सर्कुलर पाथ पर घूम सकता है, यानी कि चक्कर लगा सकता है। तो ये भी मान्यता के विपरीत था। इसके बाद आता है जो ग्रहों के जो सैटेलाइट्स थे वो अपने फादर प्लैनेट्स के सेम डायरेक्शन में घूमना चाहिए, बट ये तो इसके विपरीत है, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न की सैटेलाइट्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। और लास्ट पॉइंट है, सन यदि नेबुला का पार्ट होगा तो वो एक लिक्विड स्टेट में होगा, और लिक्विड स्टेट में होने के कारण उसमें एक उभार दिखना चाहिए, जिससे कि पता चले कि एक रिंग बाहर निकलकर आ रहा है। तो वर्तमान में इतनी सारी कमियां होने के कारण ये हाइपोथेसिस मान्य नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगली हाइपोथेसिस की तरफ, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ टीसी चैम्बरलेन एंड मोल्टन। ये यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं, ये परिकल्पना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने केवल पृथ्वी के निर्माण के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि इन्होंने अर्थ के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में भी बताया कि पृथ्वी कैसे बनी, उसमें कैसे कैसे कंपोनेंट्स डेवलप हुए। तो चलिए मैं बताती हूँ इसके बारे में। टीसी चैम्बरलेन और मोल्टन ने ज्वाइंटली एक साथ मिलकर 1906 में ये हाइपोथेसिस दी थी। पृथ्वी की उत्पत्ति और से संबंधित उन्होंने ये परिकल्पना दी, और साथ ही पृथ्वी के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में भी बताया, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ओशन बेसिन्स, कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स, फोल्ड्स, फॉल्ट्स, और पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में भी बताया, हीट के बारे में बताया, इन सब के बारे में उन्होंने बताया। उनकी ये हाइपोथेसिस ड्यूलिस्टिक अप्रोच वाली थी। उनके अनुसार ब्रह्मांड में कहीं 2 हेवनली बॉडीज रही होंगी, यानी कि मैं आपको एक डायग्राम से आपको बताती हूं। टू हेवनली बॉडीज में एक तो रहा होगा प्रोटोसन और दूसरा रहा होगा कंपेनियन स्टार। प्रोटोसन कंपेनियन स्टार से बिहेवियर और प्रॉपर्टी में बिल्कुल अलग रहा होगा, और इसमें सॉलिड छोटे और गोल आकार के पार्टिकल्स रहे होंगे। तो ये कंपेनियन स्टार कहीं दूर से चलता हुआ जब हमारे प्रोटोसन के नजदीक से गुजरा होगा, तो उसके हाई कंपेनियन स्टार के हाई ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते प्रोटोसन के आउटर लेयर्स के पार्टिकल्स को उसने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, यानी कि उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, इंट्रोड्यूसिंग स्टार के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्रोटोसन के आउटर लेयर के पार्टिकल्स डिटैच हो गए, अलग हो गए। इन पार्टिकल्स को टीसी चैम्बरलेन ने प्लैनेटेसिमल्स कहा है। ये प्लैनेटेसिमल्स शुरुआत में डस्ट के आकार के थे, डस्ट के फॉर्म में थे, और बहुत ही यूनिफॉर्म शेप में नहीं थे, और प्रोटोसन के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। इनमें से कुछ प्लैनेटेसिमल्स बड़े साइज के थे, जो केंद्र वाले थे। बाद में बड़े साइज वाले प्लैनेटेसिमल्स ने छोटे साइज के पार्टिकल्स को अपने तरफ खींचना शुरू कर दिया, और खींचने के बाद जो बचा हुआ ढेर था वो प्लैनेट में बदल गया, और बचा हुआ जो प्रोटोसन था वो हमारा आज का स्टार बना। तो और ये प्रोसेस जब दोहराया गया तो हमारे प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स बने। तो ये तो थी इनकी ये परिकल्पना थी जिसको मैंने आपको बताया, बट इसमें और भी आगे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है
Please like, share and subscribe. Thank you.